हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, मैं जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हैं हमारे, स्पेशली 1906 के अराउंड के, और साथ ही साथ उसी दौरान पे जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी और जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और होपफुली अभी तक आपको बहुत, अगर बने हुए मेरे साथ पहले वीडियो से, तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपको, मतलब आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो लर्न हो गए होंगे। इस बात की गारंटी तो मैं आपको देता हूँ। काकोरी कॉन्स्पिरेसी के आपको लोगों के बारे में पता चल गया, अभिनव भारत किसने शुरुआत की थी। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ऐसा कोई आपका पेपर बहुत महान पेपर नहीं है, मैं सही मुंह पे बोलता हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन ये रिपीट होता है। बस यही है कि हम उसी एक ट्रेंड को ना फॉलो करते रहें, एक प्रोसीजर को फॉलो करते रहें कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ के जाएंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स बनेंगे। हम अगर 10 चीज़ें पढ़ने जाएंगे तो हमारे मार्क्स फिर नहीं बनेंगे। बस इतनी सी बात बोलना चाहूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और मेरा जो फॉर्मूला है, मैं PIQ के मेथड से पढ़ाता हूँ, वो तो करता ही रहूँगा मैं। बाकी अब आपकी मर्जी है। एक्टिविटीज ऑफ द बरिंदर घोष। देखिए, बरिंदर घोष किसके भाई थे? अरविंदो घोष के भाई थे, जिनको अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या मिला था? डेथ पनिशमेंट दिया गया था। लेकिन इनका जो केस लिया था वो हमारे देशबंधु ने लिया था। अब देशबंधु आप बताइए कौन थे? देशबंधु और दीनबंधु। दीनबंधु हम CF एंड्रूज को बोलते हैं। अब देशबंधु ने इनका केस लिया था। इसलिए बोलता हूँ जिससे आपको एग्जाम में गलती से पूछा जाए कि हु इज कॉल्ड अ देशबंधु, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही देशबंधु जिन्होंने गया सेशन भी हेड किया था। ठीक है, चलिए 1925 में उनकी डेथ भी हो गई थी सैडली। और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ। चलिए अब इतना बता दिया, अब आप देखिएगा। हैड गिवन द बर्थ ऑफ द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे? बंगाल में किया था इन्होंने। और इनके भाई के साथ जैसे अरविंदो घोष हो गए, परमार्थ मित्रा हो गए, जतिंद्र नाथ मुखर्जी हो गए, यही बग्गा जतिन, मैं नाम भूल जाता हूँ इनका, बग्गा जतिन बोलते थे इनको, बागी जतिन एक तरह से। ओके, तो इनका नाम है, ये जो ग्रुप का नाम है दैट इज कॉल्ड अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। इन्हीं का एक और भी यंग ब्रिगेड था जिसको बोलते युगांतर। इन्होंने अपना न्यूज़पेपर चालू किया था जिसका नाम था युगांतर, उसके नाम पे पड़ा था उसका। ठीक है, उसके बाद जो ढाका अनुशीलन समिति था उसके जो हेड थे पुलिन दास थे। 12 डकैती में उनका नाम आया था। 12 डकैती वही ईस्ट बंगाल ढाका के पास में एक जगह 12, वहां पे उन लोगों ने डकैती की थी। जमींदार के घर पे इन्होंने डाका डाला था। वही मतलब ये लोग इसी तरह से पैसा लेते थे ना, और क्या। स्वदेश, ये भी बहुत फेमस है, स्वदेशी बांधव समिति। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अश्विनी कुमार दत्ता जी ने इसको सेटअप किया था। अश्विनी कुमार दत्ता जी वही हैं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर काफी बड़ा योगदान निभाया है अपना। ओके, और ब्रती समिति तो देखिए, ब्रती समिति तो सच कोई नहीं है। बंगाल के सारे बेसिकली हैं, बंगाल के सारे तो उतना आपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, ब्रती समिति और साधवा समाज। बट ठीक है, जो फेमस है आपको बता देता हूँ मैं। बंगाल का PCS नहीं दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, ना ही झारखंड का दे रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग आर द ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905? अब CAPF का पेपर, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन। और अभी तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इतने हमने पढ़ लिए हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड इन बंगाल, बिल्कुल हुआ था। बंगाल के अंदर हड़ताल किया गया था। ठीक है, मास मीटिंग कंडक्ट हुई थी, सब चीजें तो हुई थी। हड़ताल वर ऑब्जर्व्ड इन कलकत्ता, बिल्कुल हुआ था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अपना कलकत्ता टाउन हॉल के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, जनरल स्ट्राइक की गई थी। ओके, और the movement was initiated by the moderates but was taken over by the revolutionary rationalists in the later stage। बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अश्विनी कुमार दत्ता, इन लोगों ने चालू किया था, लेकिन बाद में इसको देखने को मिलता है कि लाल बाल पाल अपना और अरविंदो घोष इसको आगे लेड करते हैं। तो बिल्कुल थर्ड भी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ऑल द थ्री आर द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। ठीक है, शुरुआत में वही देखना कि वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए और जितने भी मॉडरेट्स लीडर थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने मतलब इस मूवमेंट को शुरुआत किया था। लेकिन फिर जो नए लोग थे उस टाइम पे, जो उभरते चेहरे थे, उन लोगों ने इसको फिर आगे बढ़ाया और पैन इंडिया ले जाने की कोशिश की। Which among the following statement about the जलियांवाला बाग मैसेकर इज आर करेक्ट? इन जलियांवाला ट्रूप्स ओपन फायर, ये तो देखो आपको पता ही है कि उनको अंधाधुंध फायरिंग की गई थी उनके ऊपर। ब्रिगेडियर जनरल रेगनाल्ड डायर द्वारा ओपन फायरिंग की गई थी। लार्ज गैदरिंग वहां पे हुई थी। क्यों इकट्ठा हुए थे? बिकॉज डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचली को अंडर द रॉलेट एक्ट पकड़ लिया गया था। एक रीजन ये भी दिया जाता है, दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि बैसाखी फेस्टिवल था और लोग वहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ था। बाय द वे, पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा था, लेकिन अब उस टाइम की उतनी खबरें फैली नहीं थी, तो लोग वहां पे आए थे, इकट्ठा हुए थे, मास गैदरिंग थी, वैशाखी फेस्टिवल था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये भी एक रीजन बताया जाता है। चलिए, द ट्रूप्स वर अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर, बिल्कुल सही बात है, जनरल डायर के अंदर थे, जनरल रेगिनाल्ड डायर।
द ट्रूप्स डिड नॉट इशू एनी वार्निंग, तो बिल्कुल उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी थी, उन्होंने डायरेक्टली ओपन फायरिंग किया था। और वो नालायक इस लेवल पे थे कि लोगों को मारने के बाद वहां से चले गए, जबकि एक ड्यूटी होती है पुलिस की। वो पहली बात अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं रहे, तो ड्यूटी की तो क्या ही बात करे। दे शुड गिव द वार्निंग, उनको कम से कम लाठी चार्ज कर देते यार, मैं बोलता हूँ लाठी चार्ज कर देते, लेकिन ओपन फायर। और इसी मतलब एक बार मैं देखता हूँ ना कि ब्रुटैलिटी की भी एक सीमा होती है, ब्रुटैलिटी करती है पुलिस, ब्रुटैलिटी हम देखा है, लेकिन एक लाठी चार्ज कर दिया आपने, भगा दिया लोगों को, दैट्स अ थिंग। बट अब क्या बोले, फिर अपने अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं लिबरल हैं और बहुत ज्यादा हमारा फ्यूचरिस्टिक सोचे, ये सोचे इन लोगों की। चलिए छोड़िए। अब यहाँ पे एक बात और बताना था आपको, देखो दिमाग से निकल गया फालतू बकवास करते टाइम, पर ठीक है चलिए 1 2 3 इज द राइट आंसर। Examine these two statements carefully and select the correct answer using the code given rule. Dadabhai Naoroji argued that what was being drained out, drain out मतलब जो इंडिया से जा चुका है पैसा, was potentially surplus and that could generate more economic development in India if it invested in it. बिल्कुल सही बात है, वो तो बिल्कुल ये बात बोलते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी में ये बातें बोली हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी उनकी जो इंडिया से पैसा जा रहा है, ठीक है, अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, उन्होंने किताब लिखी है, उसी के अंदर उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है। इंपीरियलिस्टिक बिलीफ मतलब जो कि अपना ब्रिटिशर्स का जो थॉट प्रोसेस था, बिलीव दैट इंडिया वाज ब्रॉट इनटू द लार्ज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट एंड दैट वाज इन द इटसेल्फ अ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। उनका बिलीफ था, उनका मानना था कि हमने इंडिया को ला तो दिया है, लेकिन इंडिया को तुम मालूम है इंडिया को तुमने क्या किया, इंडिया को तो तुमने एक तरह से कच्चा सामान का एक प्लेस बना दिया, रॉ मटेरियल का तुमने एक प्लेस बना दिया, तो वहां से रॉ मटेरियल उठा के ले जाते हो और कुछ नहीं करते हो। इंडिया को सिर्फ तुमने एक अपना डंप यार्ड बना रखा है, ठीक है, और कुछ तुमने इंडिया के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। सो दैट इज अ पार्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट भी सही है, लेकिन इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट, सो दैट्स वाई जो स्टेटमेंट कौन सा होता है, नॉट बी वाला इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, और दादाभाई नौरोजी जी की जो किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, प्लीज इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। और 2 3 चीज और आप दिमाग में रख लीजिए, वो भी पूछी गई हैं। एक किताब है रोमेश चंद्र दत्त की, आरसी दत्त की किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त की किताब है, आप पढ़िए, मतलब पढ़िए नहीं, मतलब दिमाग में रखिए। और एक है आरपी दत्त की, एक आरसी दत्त है और एक आरपी दत्त है। आरपी दत्त की किताब है इंडिया टुडे एंड इंडिया नेशन, इंडिया टुडे एंड इंडिया अ नेशन, ये 2 किताबें इनकी आरपी दत्त की हैं। तो रजनी पलामे दत्त है और एक आरसी दत्त है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट भाई हिस्टोरियन भी रहे हैं हमारे, और इकोनॉमिक मतलब एक तरह से इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में उन्होंने काफी बातें की हैं और बताया भाई किस तरह से रिटर्न ऑफ वेल्थ हो रहा है, कैसे ब्रिटिशर्स लूट रहे हैं, ये सब बातें इन्होंने बोली है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1905, कौन सा क्वेश्चन है भैया। अब सीएपीएफ का देखिए, अब ये बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। इट वॉज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समिति, याद करिए स्वदेशी बांधव समिति किसने सेटअप की थी, अश्विनी कुमार दत्ता जी ने। समिति मतलब ग्रुप बनाए गए थे, बिल्कुल सही बात है, समिति बनाए गए थे, एसोसिएशन बनाए गए थे, ठीक है, बॉयकॉट किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था, अदर फॉर्म ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन लोगों ने यहाँ पे किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट वॉज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू लेबर स्ट्राइक, बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब इंडस्ट्री जितने भी वेरियस इंडस्ट्री थे, अदर सेक्टर्स थे, वहां पे जो लेबर से उन्होंने स्ट्राइक किया था। इट एडवोकेटेड द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प और आत्मशक्ति, बिल्कुल उस टाइम पे सेल्फ हेल्प का प्रोग्राम चल रहा था, बहुत सारी इंडिजिनियस इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन के ऊपर काम होता हुआ दिखता है हमें, बिल्कुल सही बात है। नेशनल स्कूल वो एस्टैब्लिश्ड, बिल्कुल, और जो नेशनल कॉलेज सेटअप हुआ था कलकत्ता नेशनल कॉलेज, उसके जो प्रिंसिपल थे वो अरविंदो घोष बनाए गए थे, चारों के चारों सही है। अब इतना आपको डेवलप हो गया होगा अंडरस्टैंडिंग की स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर, आप कोई भी आंसर ना मिस करें आप। चलिए, अच्छा किसका, सीएपीएफ। द आईएनसी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है, पहला मीटिंग हुआ था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके चेयरपर्सन थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है बिना सोचे समझे। और कौन सा कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज था वैसे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, और 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। इसके अंदर इनका नाम बनर्जी जी इसके अंदर नहीं थे, देखिए कौन से बनर्जी यार, अभी नाम आया था थोड़ी देर पहले, उनका नाम चिल्ला चला के बोल रहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने अटेंड नहीं किया था, बिकॉज वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अटेंड करने गए थे, और बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1886 में सेकेंड मीटिंग तक आईएनसी में ऐड कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है।
Which of the following statement about the Champaran Satyagraha is correct? The Champaran region had the long tradition of anti-planter discontent and agitation. बिल्कुल बात है, वहां पे 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया मतलब देखो, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा मतलब एक तरह से मेजरमेंट है, और 3 कट्ठे के अंदर आपको उगाना था इंडिगो। अब जो नहीं उगाएगा उसको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। दुनिया भर के उन्होंने टैक्स लगा रखे थे, जो नहीं उगाया उसको भी अलग अलग टैक्स थे, और जो उगाएगा उसके ऊपर तो अलग ही कहानी थी। तो इस तरह की सब वहां पे प्लांटर्स ने उनके ऊपर एक्सेसिव टैक्स लगा रखा था। ठीक है। महात्मा गांधी गिव ऑल इंडिया पब्लिसिटी टू द ग्रीवेंसेस ऑफ चंपारण कल्टिवेटर। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने तो उसको एक स्टेटस दिया ही था। द कल्टिवेटर ऑफ चंपारण हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन शुगर। नहीं, शुगर के ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं था वहां पे। ठीक है। वहां पे फोर्स कल्टिवेशन इंडिगो का था। किसका था भैया? फोर्स कल्टिवेशन किसका था? इंडिगो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था, यहां पे थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है। Which of the following was not the feature of home rule movement? पहली बात, होम रूल मूवमेंट आपको बता देता हूं। 2 होम रूल मूवमेंट है। एक हमारे तिलक जी ने स्टार्ट किया था, जो कि हम महाराष्ट्र वाले रीजन में था, बॉम्बे में नहीं था लेकिन। और सेकंड वाला स्टार्ट किया था हमारे एनी बेसेंट जी ने, वो आयरलैंड के प्रभावित होकर उन्होंने चालू किया था। वैसे देखिए, इसके अंदर ना एक मास मोबिलाइजेशन की बातें थी, लोगों को एजुकेट किया जाता था, लोगों को अवेयर किया जाता था कि कैसे सेल्फ रूल होगा, कैसे गवर्न किया जाएगा। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बताया जाता था, जागरूक किया जाता था। बेसिकली ये सब किया गया है होम रूल मूवमेंट के अंदर। और एक तरह से जनता को तैयार किया गया, जनता को तैयार किया गया कि भाई जनता अगर आगे इन फ्यूचर मास मोबिलाइजेशन होता है, मास मूवमेंट होता है, तो कैसे एक्ट करेगी। तो जब हम देखते हैं ना, गांधी जी रॉयल सत्याग्रह की बात करते हैं, गांधी जी नॉन कॉपरेशन की बातें करते हैं, तो गांधी जी को ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड जनता मिली है। जैसे हम बात करते हैं ना कि धोनी को जो टीम मिली थी वो गांगुली द्वारा बिल्ड की गई थी, तो इन द सेम वे जो गांधी जी को जो लोग मिले ना, वो ऑलरेडी तिलक जी ने बिल्ड कर रखे थे, ये मैं बोल सकता हूं। तो आई थिंक तिलक जी शुड गेट मोर क्रेडिट देन गांधी। आई ऑलवेज इन फ्यूचर चाहूं कि इस चीज को कोई तो समझे। तो देखिए, यहां पे बाइकआउट और पिकेटिंग की कोई बात नहीं की गई, बिकॉज यहां पे मास मोबिलाइजेशन लोगों को समझाया जा रहा है। 2 सेपरेट होम रूल थे, बिल्कुल बताया आपको मैंने, बिल्कुल सही बात है। सेटिंग अप द डिस्कशन ग्रुप, बिल्कुल लाइब्रेरीज में बातें होती हुआ करती थी, स्कूल्स के अंदर लोगों को एजुकेट किया गया, स्कूल मतलब अपने कॉलेजेस के अंदर छात्रों को एजुकेट किया गया इसके बारे में। सेल एंड सर्कुलेशन ऑफ द पैम्पलेट्स बांटे गए ब्रिटिश के खिलाफ, वो सब बोलते हैं नेशनलिज्म की एक फीलिंग तैयार की गई। तो ये वाला गलत है, ये वाला नॉट है यहाँ पे। बाकी तीनों के तीनों उसके फीचर हैं होम रूल के। ठीक है। रीडिंग रूम क्रिएट किए गए, पैम्पलेट बांटे गए, और पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, ये सब इसके फीचर्स हैं। Which of the following explain the meaning of the safety welfare theory? Safety welfare theory बेसिकली हम इसको बोलते हैं अपना, इसने दिया था, आरपी दत्त ने दिया था, आरपी दत्त ने इसको दिया था। और पर्पस ये था भैया कि देखो, हाँ, उन्होंने 1857 का रिवॉल्ट देख लिया, तो उन्हें लग गया था कि अगर ऐसा इन फ्यूचर कोई रिवॉल्ट हो गया तो टिक नहीं पाएंगे, ये बात उन्हें समझ में आ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसे कमिटी का निर्माण करें जो लोगों की बातें हम तक लाए और लोगों को शांत कराए, और ये बोले कि हम आपको सांत्वना देते हैं कि होगा। तो उन्होंने कांग्रेस का गठन कराया। कांग्रेस का गठन किसने कराया भाई? एओ ह्यूम, जो एक अपने आप में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ही था। तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी कि हम ऐसा बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इनकी इंडियंस की, जो हमारे इनडायरेक्टली हमारे लिए काम करे। लेकिन वो बाद में ऐसा अगेंस्ट में चला गया। वैसे शुरुआत के तो कुछ टाइम के लिए ठीक भी रहा हो, लेकिन बाद में देखा उन्होंने कि नहीं, इट इज नॉट गोइंग विथ इट। ओके, तो देखिए, the theory that argued that the Congress was formed as a safe outlet to the discontented educated Indian, मतलब जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, हमसे अफेक्ट हो रहे हैं, वो बात किसके थ्रू रखेंगे? कांग्रेस के थ्रू रखेंगे, और कांग्रेस हमारी एक तरह से हमारी लिए ही काम कर रही है, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए, और कोई ऐसा बड़ा वो नहीं होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, और लोग आंदोलन करने जाएंगे तो ये लोग हैं ना इनको दबाने के लिए, ये खुद ही उनको रिक्वेस्ट करेंगे आप चुप रहिए, मत करिए, सब चीजें। बट ऐसा हुआ नहीं। हमें देखने को मिलता है कि बाद में अलग रूप लेती है कांग्रेस। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बोल रहे हैं कि सेफ्टी वेल्व क्या होता है, जब प्रेशर बनता है तो थोड़ा सा रिलीज कर दिए, उसकी वेल्व को ओपन कर दिया आपने ना, सिटी को ओपन कर दिया तो थोड़ा सा गैस निकल जाता है, वही सब चीजें हैं और कुछ नहीं। ये तो कितनी बार हो गया यार, तो पहले मेरे वीडियो से बने हुए। तो इसका आंसर सैन फ्रांसिस्को है, गदर पार्टी। उसका पुराना नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्या नाम था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। अच्छा, उनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था गदर, और उन्होंने एक आश्रम सेटअप कर रखा था जिसका नाम था युगांतर आश्रम। ठीक है, उस हेडक्वार्टर का नाम था। चलिए, आजाद होने के बाद इन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया, कोई मतलब भी नहीं। अच्छा हाँ, सुनिए, मैंने क्लास स्टार्ट की है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज जुड़िए मेरे से। अभी यहाँ पे बहुत कम टाइम के अंदर मैं बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत फास्ट कर रहा हूँ, बट
जब क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ेंगे, टोटल 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि आपका किस लेवल पे इन्हांसमेंट होता है आपका नॉलेज का, और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सो दैट व्हाट आई विल गोइंग टू डू विथ यू। और बच्चे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए और आपको जरूर इससे फायदा होगा। कोर्स काफी बहुत ही नॉमिनल है, अगर कोई भी इसके बाद अगर आपको डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर। ओके, सो प्लीज कनेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको पसंद आएगा तो करोगे, नहीं आएगा तो नहीं करोगे, क्या ही देना है इसमें टाइम। Which of the following was not a demand made by the Congress moderates? देखिए कांग्रेस जो मॉडरेट्स थे उनके तरीके क्या थे? प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ये उनके तरीके हुआ करते थे, पहली बात। तो चलिए, उन्होंने कभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात नहीं की है। आर्म्स एक्ट को रिपील करने की बात की है उन्होंने। आर्म्स एक्ट मालूम है किसने लाया था? और लिटन ने लाया था। उसका ये मानना था कि अब जो इंडियंस हैं अब आर्म्स नहीं रखेंगे, आर्म्स पोजेज नहीं करेंगे। उसने बड़े बड़े एक्ट लाए थे। उसने एक एक्ट लाया था जिसको बोलते हैं गैगिंग एक्ट। मालूम है कौन सा एक्ट था वो? जिसके अंदर उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था कि जो लोकल न्यूज़पेपर जो अपने अपने लैंग्वेज में छप रहे थे उसको उसने बंद करवा दिए थे, और बहुत सारे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाए थे। अगर वो कुछ भी अगर एंटी ब्रिटिश छापा जाएगा तो पूरा पब्लिशिंग हाउस को बंद कर दिया जाएगा। ये सब चीजें लाई गई थी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत ही ज्यादा पावर थी, बहुत ही ज्यादा पावर दी गई थी। परमानेंट सेटलमेंट का तो ऐसा, वो तो जमींदारी प्रथा के खिलाफ थे, लेकिन ये थोड़ा बहुत मुझे बातें गलत लगती हैं, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े बड़े जमींदार के बेटे थे, हार्वर्ड से पढ़ के आए थे। वो क्या बातें करेंगे जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए? चलिए, हाँ ये बात थी कि वो इंडियंस को चाहते थे कि भाई इंडियंस को हायर पोजीशन दे दिए, ये सब उनकी डिमांड थी। और उनका मानना था कि आर्मी के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो कम किया जाए, जो एक्सेसिव वॉर किया जा रहा, मतलब अननेसेसरी जो वॉर कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कम करे। स्पेशली वो लोग लिटन के जो अफगान वॉर पॉलिसी थी उससे बहुत नाखुश थे। तो ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। बट पहले बीच वाला जो है ना परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा कभी कभी मुझे वेग लगता है, उतना सही नहीं लगता है। द फॉलोइंग आइटम कंसिडर ऑफ द टू स्टेटमेंट। अच्छा चलिए, नॉन कॉपरेशन बिगेन इन द पंजाब विद अ स्टूडेंट मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय लाला लाजपत राय इन द जनवरी। अच्छा किसकी बात है? पंजाब की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मतलब पंजाब के सेंस में बात हो रही। चलिए, तो हाँ बिल्कुल लाला लाजपत राय के थ्रू स्टार्ट हुआ था, ठीक है मानते हैं। द सिख डोमिनेटेड सेंट्रल पंजाब कंट्री साइड वॉज स्टिड अप बाई द पावरफुल अकाली अपसर्ज। तो देखिए, तो ये भी सही बात है, बिकॉज अकाली अपसर्ज मालूम है किससे एसोसिएटेड है? जो महंत लोग थे, जो गुरुद्वारे में जो महंत थे, उनका मानना था कि ये बहुत करप्ट हो रखे। आपको बताऊं, एक इंसिडेंट बताता हूं मैं। अमृतसर के जो महंत थे ना, आई थिंक गुरुद्वारा हरमिंदर साहब के ही, उन लोगों ने इसके लिए पैसे कलेक्ट किए थे। ये जो नालायक था ना जनरल डायर, उसको जब इंडिया छोड़ने के लिए बोला गया, बिकॉज हंटर कमेटी ने आके कुछ नहीं किया, हंटर कमेटी ने बोला कि भाई इंडिया छोड़ दीजिए, उसके लिए पैसे कलेक्ट कराए थे उन लोगों ने, और पैसे कलेक्ट करा के उसको भेजे थे इंग्लैंड। बताइए इस लेवल के नालायक थे वो लोग, इतने करप्ट हो रखे थे, इतने ब्रिटिशर्स के मतलब क्या बोलते हैं, पपेट हो रखे थे वो लोग। तो अकाली मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ है, उन लोग को हटाने से। तो पंजाब के अंदर अकाली मूवमेंट ही चल रहा था जब नॉन कॉपरेशन चल रहा था, तो अकाली मूवमेंट मर्ज हो गया था। ठीक है, तो ये समझिए इक्का मूवमेंट अपने यूपी और बरदौली वाले एरिया में चल रहा था, मतलब किसानों, हाँ किसानों का मूवमेंट था एक तरह से, इक्का मूवमेंट। चलिए, मदारी पासी वाज द हेड, इक्का मूवमेंट के हेड थे वो। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आई एम गोइंग विद अ बी। अगला वाला क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन की बात करें। इट वाज मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स फ्रॉम द कर्नाटका। तो ये बहुत खतरनाक हो जाए। 2018 का तो नहीं, हाँ 2018 का है इसलिए मुझे याद है मैंने अटेम्प्ट किया है मतलब कैसे, क्योंकि एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद है इसकी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था अभी भी याद है मुझे। इट वाज मार्क्ड बाय द, देखिए कर्नाटका में बहुत कम पार्टिसिपेशन देखने को मिली थी। अगर अब मुझे आपको बात बताऊं तो मैं, कर्नाटका के अंदर बहुत ही कम पार्टिसिपेशन देखने को मिला था अर्बन और मिडिल क्लास का, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ज्यादा करके इवेंट आपको देखने को मिलेगा पंजाब बंगाल में, ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया था। पंजाब में तो जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था, तो लोग वैसे ही चिड़े हुए थे। तो कर्नाटका में कम मूवमेंट कम देखने को मिलता है। इट वॉज मार्क्ड बाय द नॉन ब्राह्मण लोअर कास्ट पार्टिसिपेशन इन मद्रास एंड द महाराष्ट्र। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। जैसे कि बोलूँ तो आपको मैं, मद्रास के अंदर ईवी रामास्वामी पेरियार, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी थी, वो अगेंस्ट में थे, ब्राह्मण कम्युनिटी के अगेंस्ट में थे, तो उन लोगों ने बिल्कुल वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। महाराष्ट्र के अंदर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है, दलित स्पेशली उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। चलिए, उसके बाद इट वॉज मार्क्ड बाय द लैक ऑफ लेबर अनरेस्ट इन द असम बंगाल एंड मद्रास। देखिए अपने आप में गलत है, इसके बारे में तो आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि नॉन कॉपरेशन के टाइम पे दुनिया भर के यहाँ पे अनरेस्ट, स्पेशली असम का तो आपके बुक में लिखा हुआ है।
असम के प्लांटेशन जो एरिया था उसके अंदर अनरेस्ट हुआ था, उसके अंदर लोगों ने जब महात्मा गांधी का नाम सुना तो उनको लगा था हमें आज़ादी मिलने वाली है, हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। ये सब चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। और यहाँ तक कि वो रेलवे पटरी तक आ गए थे, लेकिन रेलवे की स्ट्राइक थी, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि वो कहीं लिस्टेड ही नहीं है फिर क्या हुआ उनके साथ। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है सीधा। ठीक है, तो बिल्कुल असम, बंगाल, मद्रास सही बात है। ठीक है, चलिए। अच्छा सॉरी, इनकरेक्ट होगा, लैग थोड़ी होगा, लैग, हाँ सॉरी गलत है फिर, मतलब कैसे हो सकता है, लैग थोड़ी था, बिल्कुल हुआ था, थर्ड वाला गलत है। ठीक है, अच्छा, इट वॉज बैडली शेकन बाय द चौरी, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने पूरी तरह से उसको स्टॉप कर दिया था, किसी भी तरीके से उसको कंटिन्यू नहीं किया था, ये भी गलत है। तो अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी आप बोलोगे फोर्थ वाला ऐसी गलत है, चौरी चौरा में आपको पता ही है, फोर्थ वाला गलत करो। थर्ड वाला भी अगर आपको 10th की बुक आपने पढ़ी है तो आप समझ जाओगे, थर्ड वाला भी गलत कर दो। क्या बचा, 1 बचा या 2 बचा, तो अब देखिए दोनों में से कोई एक होगा, तो मैं यहां पे ज्यादा करके 2 के साथ जाऊंगा, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, यही है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे कर्नाटका में हुआ था भाई, मैं फिर गलत एक्सप्लेन कर दिया आपको मैंने, आई थिंक कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, चलिए हो जाता है थोड़ा सा ओके। अच्छा, ये तो वही तो नहीं है, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी इज ट्रू। क्या हुआ भैया, कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू की थ्योरी, डब्ल्यूसी बनर्जी की बात है यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। द सेफ्टी बेल्ट थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी emerged from the biography of A. Hume written by the William Wedderburn। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे विलियम वेडरबर्न वही है भाई जिसने हमारी 1910 की और 1889 की जो प्रेसिडेंसी थी कांग्रेस की उसने हेड की थी, तो बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत है। द अर्ली डिसीजन वाज दैट प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम द सेम रीजन वेयर द रिसेशन वुड, नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि प्रेसिडेंट उस रीजन का नहीं होगा जिस रीजन में कांग्रेस का सेशन हेल्ड किया था, कि अपोजिट बोली जा रही बात, ये भी गलत है। डब्ल्यूसी बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे सही है। चलिए 1 तो वैसे भी गलत है, 1 तो वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, फर्स्ट सेशन के बाद वापस, फर्स्ट सेशन का हुआ था बॉम्बे में, हुआ था 1885 में। सूर्यनाथ बनर्जी कुड नॉट अटेंड द सेशन ड्यू टू हिज साइमल्टेनियस सेशन, बिल्कुल सही बात है, यही आपको बता रहा था मैं। ये यही रिपीट करते हैं यार, अपने ही टॉपिक्स को बार बार रिपीट करते हैं, यही बोलने का मेरा मतलब है। ठीक है, चलिए। बीसी तिलक फाउंडेड द होम रूल लीग इन अप्रैल 1916। अब आपको पता होना चाहिए कि बीसी तिलक के साथ और कौन कौन से लोग थे। देखिए, बीसी तिलक के साथ जोसेफ बैप्टिस्टा थे, जोसेफ बैप्टिस्टा, इनको काका बैप्टिस्टा कहते हैं, बैप्टिस्टा काका कहते थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, और उनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे एनसी केलकर, एनसी केलकर इनके साथ एसोसिएट था। 2 लोगों के नाम दिमाग में रखना, और उनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, बेलगाम में था। तो 2 लोगों का नाम भूलना मत, एनसी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्टा, ये 2 लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। जोसेफ बैप्टिस्टा सेक्रेटरी थे और एनसी केलकर यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और बीसी तिलक ने होम रूल लीग महाराष्ट्र में चालू किया था, महाराष्ट्र में बिरार में उस एरिया में चालू था इनका, लेकिन मुंबई में नहीं था। चलिए, तो ये है पूरा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अभी कुछ बचे कुछ क्वेश्चन थे जो सीडीएस एनडीए सीडीएस और सीपीएफ के बचे हुए थे। एक और सेट इसके अंदर है नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर, उसके फिर अलग टॉपिक लूंगा मैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, सो सॉरी फॉर दैट। बट कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें प्रॉमिस की आपको सारी में एग्जाम से लेके आ जाऊँ। फिर एग्जाम से कुछ दिनों पहले मुझे रिविजन के सेशंस भी लेने हैं कुछ, सो दैट विल हेल्प। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।